कहते हैं कोई भी काम बेहद सोच समझ कर करना चाहिए। नेपाल ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया चीन के साथ और वो डॉक्यूमेंट अभी लीक हो गया है, जिस डॉक्यूमेंट ने हंगामा क्रिएट कर दिया है, हंगामा खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा है जो नेपाल को मजबूर कर देगा। बिना लड़े, बिना एक गोली चलाए चीन पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। जानेंगे नेपाल ने ऐसा क्या किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी जब यूएई पहुंचे तो उनके साथ कुछ ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था, खास तौर पर अभी पैगंबर मोहम्मद वाले घटना के बाद। जानेंगे क्या है मामला और क्यों हुआ ऐसा कुछ, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा पाकिस्तान में जब इमरान खान सरकार आई थी तब इमरान खान सरकार के साथ चीन ने एक फाइल साइन किया था और तब पाकिस्तान में विपक्ष ने खूब कहा था कि संसद में इस फाइल को दिखाओ आखिर चीन के साथ क्या साइन हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की उस समय की सरकार यानी इमरान खान ने संसद में नहीं दिखलाया था कि उस फाइल में क्या कुछ चीन के साथ साइन हुआ है। और अब जाके नेपाल के साथ भी कुछ ऐसा ही साइन हुआ है, 2017 में हुआ है और 2017 की कलई अभी खुली है। दरअसल नेपाल और चीन ने एक डॉक्यूमेंट साइन तो कर लिया और इसे नाम दिया गया एमओयू का। न तो नेपाल ने जाहिर किया कि इस एमओयू में क्या है और न ही चीन ने जाहिर किया कि इस एमओयू में क्या है। इस डॉक्यूमेंट में चीन ने ये कहा कि ये जो हम लोग एमओयू साइन कर रहे हैं ये 3 साल के लिए वैध है। उसके बाद एक क्लाउज जोड़ दिया चीन ने कि 3 साल बाद ये ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाएगा, यानी खुद ब खुद फिर अगले 3 साल के लिए बढ़ जाएगा। और अगर किसी को इसे बंद कराना है तो 3 महीने पहले नोटिस जारी करना पड़ेगा। आखिर इस डॉक्यूमेंट में है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि न तो नेपाल की सरकार की तरफ से इसे जारी किया गया, न ही चीन की सरकार की तरफ से जारी किया गया, लेकिन फिर भी नेपाल के एक मीडिया को ये कॉपी हाथ में लग गई और ये जो साइन हुआ है ये है बीआरआई। किस तरीके से चीन बीआरआई परियोजना के जरिए दुनिया भर के देशों को आर्थिक गुलाम बनाने की योजना पर काम कर रहा है, इसका खुलासा हो गया है इस एमओयू की एक्सेस कॉपी से। नेपाली मीडिया ये बता रही है कि चीन बीआरआई परियोजना के माध्यम से नेपाल में आर्थिक कब्जा करना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे श्रीलंका में करना चाह रहा था। 2017 में ये एमओयू साइन हुआ है और मजे की बात ये है एक भी परियोजना चीन की जमीन पर नहीं दिख रही है नेपाल में, लेकिन बाकी सारे रूल्स को चीन लागू कर रहा है। बाकी सारे रूल्स जैसे कि यहाँ पर लगभग चीन मुक्त व्यापार कर रहा है और चीन के और नेपाल के अर्थव्यवस्था पर हावी होने का और कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। न सिर्फ इतना बल्कि नेपाल के अंदर चीनी करेंसी चलाने का भी प्रयास कर रहा है। यहाँ तक कि बिना कोई टैक्स दिए चीन यानी सीमा शुल्क बिना चुकाए अपने सामान को नेपाली बाजार में पहुँचा रहा है। और चीन ने नेपाल को उस वक्त दबाव दे दिया था कि इस एमओयू को दिखलाना नहीं, किसी को बताना नहीं, और इसी दबाव के तहत इस एमओयू को छिपा कर रखा गया, जबकि ये एमओयू न तो संवेदनशील है और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो हर एक नेपाली नागरिक को जानने का अधिकार है कि चीन ने क्या साइन किया है। अब जो चीज निकल कर आ रही है वो नेपाली नागरिक के होश उड़ा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 में जिसने इसे साइन किया है वो नेपालियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसे साइन ही क्यों किया गया। चीन के मंसूबों को समझते हुए इसे साइन ही नहीं करना चाहिए, पर फिर भी ये चीजें हुई है जो अब दिखा रहा है अपना असली रंग। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ यूएई में बिल्कुल बवाल सा मच गया और यूएई ने जो किया उस पे ज्यादा बवाल मचा है। दरअसल हाल ही में आपको याद होगा पैगंबर मोहम्मद का मामला और मसला, जिसके बाद अरब देशों में कई तरह की बातें निकलकर सामने आने लगी, भारत के खिलाफ बयान निकलकर सामने आने लगे। वैसे आप आंकड़े देखेंगे कि भारत का
अरब देशों के साथ किस तरीके का व्यापार चलता है, तो भारत का कुवैत के साथ 10,000 करोड़ रुपए का व्यापार चलता है, इराक के साथ 14,000 करोड़ रुपए का, ओमान के साथ 17,000 करोड़ रुपए का, सऊदी अरब के साथ 48,000 करोड़ रुपए का। तो वहीं यूएई के साथ सबसे ज्यादा व्यापार चलता है। भारत एक्सपोर्ट करता है इतने का 2.24 लाख करोड़, यानी कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत कहीं करता है तो यूएई में ही करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा भारतीय अगर कहीं रहते हैं तो वो यूएई में ही रहते हैं। करीब 35 लाख यूएई में रहते हैं तो 30 लाख सऊदी अरब में रहते हैं। अरब देशों के साथ भारत का रिश्ता काफी अच्छा भी है। भारत यूएई को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है तो जानेंगे आप। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मेटल, स्टोन, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स, फूड आइटम जैसे अनाज, चीनी, फल, सब्जी, चाय, मांस, सी फूड, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, मशीनरी प्रोडक्ट और केमिकल्स। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच करीब 60,664 करोड़ रुपए का कारोबार होता है और भारत यूएई से 38,901 करोड़ रुपए के सामान इंपोर्ट करता है। पर ये सब कुछ हाल में बिल्कुल खराब होता हुआ दिख रहा था और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था, एक प्रोपेगेंडा वार चलाने लगा था पाकिस्तान। और इस प्रोपेगेंडा वार में एक एक करके कई अरब देश शामिल होते जा रहे थे, जो भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। और जब अरब देश शांत होने लगे तब चीन कूद गया, जो कि खुद अपने देश में उइगर मुसलमानों की बदतर स्थिति का जिम्मेदार है। वो चीन कूद गया भारत के खिलाफ और भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देने लगा। कोशिश यही की गई कि इस मामले को जितना ज्यादा से ज्यादा भड़काया जाए, जबकि भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि ये किसी भारतीय अधिकारी ने बयान नहीं दिया है और जिन्होंने दिया है उनके ऊपर पार्टी ने कार्रवाई कर भी दी है। और ईरान एक ऐसा देश था जिसने ये कहा कि हम संतुष्ट हैं भारत ने जो एक्शन लिया है उससे। पाकिस्तान, तुर्की अंत तक इसे हवा देने की कोशिश करते रहे और जब सब खत्म हो गया तो चीन ने हवा देना शुरू कर दिया। इन सब के बीच पीएम मोदी G7 पहुंचे, जर्मनी पहुंचे और जर्मनी में यहाँ उन्होंने भाग लिया G7 के बैठक में। और उसके बाद वो एक दिन के दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी को रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पहुंचे और जायद ने गले मिलकर मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए यूएई पहुंचे थे। नहयान का 13 मई को निधन हो गया था। लंबी बीमारी के बाद शेख खलीफा का निधन हुआ। 1971 से 2004 तक वो राष्ट्रपति रहे। वो देश के पहले राष्ट्रपति थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर कंपेयर होने लगा कि जब शहबाज शरीफ पहुंचे तो देखो इस तरह से स्वागत होता है, अब जब भारतीय पीएम पहुंचे तो देखो किस तरीके से स्वागत होता है। खुद राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर आ जाता है। ये दिखलाता है कि इन छोटी मोटी बातों से अरब देश और भारत के बीच रिश्ते खराब होने वाले नहीं है। वैश्विक मंच पे भारत बहुत ताकतवर स्थिति में पहुंच चुका है और अब दुनिया के देश भारत को साथ लेकर चलना चाहते हैं, न कि साथ छोड़कर। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।